खबर आपको बताएं। खबर जमशेदपुर के मानगू से आ रही है, जहां जबरन कोरोना जांच के विरोध को लेकर अफरा तफरी का आलम बना हुआ है। यहां दिहाड़ी मजदूरों की कोरोना जांच करने पहुंचे मेडिकल टीम का मजदूरों ने विरोध किया। इस दौरान कुछ मजदूरों को जबरन ले जाया गया, हालांकि जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इससे नाराज मजदूरों ने मानगू के मेन रोड को जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जाम की समस्या बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को हटाया। वहीं प्रशासन ने जबरन जांच कराए जाने से इनकार किया। प्रशासन के लिए यहाँ कोविड का टेस्ट कराने के लिए जबरन इन लोगों को पकड़ा गया और कहा गया कि आप लोगों को कोरोना का जांच करना पड़ेगा। इससे पहले जो राज्य की सरकार है, इन्हें पहले बताना चाहिए कि कोविड क्या है, इनका रोजी रोटी का उपाय करना चाहिए। मेरा दावा है, मजदूर भाई है, रोज कमाते खाते स्वयं जाके कोरोना का जांच कराएंगे, लेकिन अगर बल का प्रयोग किया जाएगा, जोर जबरदस्ती किया जाएगा गरीब लोगों के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए सीधा रुख करते हैं जमशेदपुर का, जहां से हमारे संवाददाता रंजीत कुमार ओझा फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, यहां पर तस्वीरें हम देख रहे हैं, भीड़ लगी हुई है और मामला जबरन कोरोना जांच का है, वो भी मजदूरों का ये कोरोना जांच किया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर क्यों जबरन इनका कोरोना जांच किया जा रहा है? सुकन्या, आपको बताएंगे कि जो अधिकारी ने सूचना दी उस मुताबिक कल ही जो राज्य सरकार के गाइडलाइन आए हुए थे, उसी के मुताबिक यहाँ जांच शिविर लगाया गया था। क्योंकि ये जो मानगू का इलाका है, जो मानगू गोलंबर के पास करीब 500 से ऊपर ही मजदूर रोजाना आते हैं और यहाँ से वो अपने दिहाड़ी मजदूर करके फिर शाम को अपने घर चल जाते हैं। इसको लेकर जो सरकार की गाइडलाइन आई हुई थी, उसी को देखते हुए यहाँ कोरोना जांच की टीम को बैठाया गया था और मजदूरों की जांच कराई जा रही थी। लेकिन इसी में मजदूरों ने कहा कि नहीं, हमारे 5 लोगों को जबरन लेके वो टीम चली गई है, जिसको लेकर के वे लोग थोड़ी गुस्सा हुए और गुस्सा होने के बाद उन्होंने सड़क को घंटों जाम रखा, जिसके बाद काफी समझाने बुझाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। गढ़वा में कल अज्ञात अपराधियों ने एक ज्वेलरी व्यवसायी को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस गोलीबारी की घटना में स्वर्ण व्यवसायी विजय सोनी गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के बाद परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका अभी इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे शहर में दहशत का आलम है। वहीं पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। घायल के बेटे ने पहले भी धमकी मिलने की बात कही है। दूध लेने जा रहे थे तो गोली मारा गया है। कांडी का मुखिया का बेटा है, लमारी कला पंचायत का, संतोष सिंह नाम है। उसके एक भाई, बड़े भाई का नाम दिलीप सिंह है। आज साल भर से सबको प्रेशर दे रहा है, दबाव बना रहा है। सरकारी काम में भैया VLW है हमारे, तो उसको दबाव बनाया जा रहा था जबरदस्ती काम कराने के लिए। आज सोमवार को 28 तारीख को रात में 7:15 बजे के आसपास भी घर में दरवाजा पे गोली सटाया था, बंदूक सटा के मारा था। तो उस दिन कुछ नहीं हुआ। फिर आज दूध लेने जा रहे थे तो घटना हुआ, उसको मारा, पापा को मारा गया गोली। कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बेहतर इलाज के लिए रिम्स के स्टेट कोविड सेंटर में से मेडिका हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। सांस लेने में उनको परेशानी हो रही थी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने खुद बेहतर इलाज के लिए मेडिका भेजे जाने की इच्छा जताई। मैंने अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री जी का इच्छा जाहिर हुआ कि नहीं, हम यहाँ से मेडिका बेहतर इलाज के लिए मेडिका जाएंगे। क्या समस्या है अभी? समस्या है तो ज़्यादा अच्छा आप लोग डॉक्टर ही बता पाएंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को शिफ्ट किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सांस लेने में जो परेशानी लगातार शिक्षा मंत्री को हो रही थी, देख सकते हैं कि किस तरह से अभी उनको सांस की कमी न हो, ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए ऑक्सीजन लगाया गया है। और स्थिति उनकी ये है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन परिजनों का कहना है कि बेहतर इलाज के लिए उनको मेडिका शिफ्ट किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शिक्षा मंत्री अभी मेडिका शिफ्ट किए जा रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं, शिक्षा मंत्री की तबीयत खराब है, कोरोना पॉजिटिव है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां झारखंड में हर दिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 13 और कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य में कोहराम मचा हुआ है और राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 713 पहुंच गई है। राज्य में अब तक 83,651 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं संवाददाता उपेंद्र कुमार। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना से
13 और लोगों की मौत हुई है और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 713 हो गई है। इस दरमियान 1108 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 83,651 हो गई है, जबकि 1,318 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और इस तरह से कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या भी बढ़कर 71,342 हो गई है। लेकिन अभी भी राज्य में कोरोना के 11,596 एक्टिव केस हैं, यानी कि वैसे मरीज जिनका अभी भी कोरोना का संक्रमण है उनकी संख्या 11,000 से ज़्यादा है, जो कि चिंता का विषय है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में हाल के दिनों में काफी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। बीजेपी ने ट्रांसफर पोस्टिंग को वर्तमान सरकार में उद्योग धंधे का रूप बनने और पैसे के खेल का आरोप लगाया। इस पर जेएमएम ने पलटवार किया है और कहा है कि राज्य हित में ही तबादला किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी बिना सबूत के सरकार पर आरोप लगाने की सियासत बंद करने की नसीहत दी है। एकदम उद्योग हो गया है ट्रांसफर पोस्टिंग और सरकार इसी काम में लगी है, दूसरा कोई काम सरकार के पास नहीं है। और ट्रांसफर पोस्टिंग के पीछे सरकार का हिडन एजेंडा है, उनको बताना चाहिए। ये इसमें लगता है पैसे का खेल हो रहा है। जो आरोप इस तरह का लगाते हैं उनसे पूछिए, अगर आप बोलिएगा तो मैं आंकड़े पेश कर दूंगा। प्रारंभ के 1 साल के अंदर या 9 महीने के अंदर पूर्ववर्ती सरकार ने कितने तबादले किए थे। तबादले का उद्योग जो लोग चला रहे थे वही इस तरह का आरोप लगाते हैं। तो आईना गंदा रहता है तो चेहरा भी गंदा दिखता है। धीरे धीरे चीजें पटरी पर लौटने लगी है, तो जो जरूरी है, जहां पोस्टिंग नहीं है, जहां वहां पर अधिकारियों का जो वेटिंग फॉर पोस्टिंग है उनकी पोस्टिंग की जा रही है और जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है ऐसे लोगों का पदस्थापन किया जा रहा है। तो इस पर अनर्गल आरोप लगाने और विधवा प्रलाप करना विपक्ष बंद करे तो ज्यादा बेहतर होगा। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक पर गाइडलाइन जारी होते ही राज्य में कोरोना के कारण बंद स्कूलों के खुलने की संभावना बढ़ गई। केंद्र ने स्कूलों को खोलने के लिए राज्य सरकार को एसओपी जारी करने को कहा है। इसके तहत अभिभावक की राय लेकर ही स्कूलों में बच्चे को आने की अनुमति दी जाएगी। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता भुवन किशोर झा। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया है और इसके तहत संभावना ये जताई जा रही है कि 15 अक्टूबर के बाद जो सरकारी और निजी स्कूल जो बंद थे वो खोले जा सकेंगे। राज्य सरकार को इसके लिए एसओपी जारी करने को कहा गया है और विस्तृत इस पर गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। अनलॉक 5 के लिए केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से यानी कि आज से ये नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल सहित तमाम ऐसी चीज़ें जो कि कोरोना पीरियड के वक्त में बंद था उसको खोलने के लिए एसओपी जारी किया गया है और 15 अक्टूबर के बाद तमाम ऐसी चीज़ों को जो मार्च महीने से बंद थी उसमें सीमित रियायत देते हुए छूट दी गई है और ये भी कहा गया है कि उसे खोला जा सकता है, जिसके तहत जो सरकारी और निजी स्कूलें हैं उसको भी खोले जा सकेंगे, बशर्ते कि राज्य सरकार इस पर एसओपी जारी करे और किस तरह से स्कूलों में पठन पाठन की व्यवस्था होगी इसके लिए पूरी तैयारी राज्य सरकार को करनी होगी। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची रिम्स के केली बंगले पर आरजेडी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। यहां सुबह से ही करीब 150 आरजेडी नेता पहुंचे हैं जो लालू प्रसाद से मिलकर टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कैमरे पर कुछ नेता जहां खुलकर अपनी दावेदारी दिखाते हैं तो कई न्यूज़ 18 का कैमरा देखते ही भाग खड़े होते हैं। इसका जायजा लिया है संवाददाता संजय सिन्हा ने। रिम्स के केली बंगले पर आज ही बिहार से कई राजद नेता पहुंचे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि आज लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हो जाए। टिकट को लेकर बेताबी है। हम रिम्स बंगले के बाहर में हैं, कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। नेताजी, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, टिकट को लेकर कहाँ से क्या दावेदारी है? नहीं, मैं तो कटिहार बिहार से हूँ। हमारे कटिहार विधानसभा 63 से डॉक्टर राम प्रकाश महतो पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वहाँ के दावेदार हैं और फुल बहुमत से वो जीतेंगे भी। हम पेशेंट को देखने आए थे, यहाँ भर्ती थे, तब रास्ते से जा रहे हैं तो रास्ता तो यही है ना। चलिए, इसी बहाने कम से कम भगवान का दर्शन हो जाए। चलिए, और कुछ नेता उनसे बात करेंगे कि नेताजी आखिर वास्तव में यहाँ पहुँचे। नेताजी, जाने की जरूरत नहीं है, नेताजी जाने की जरूरत नहीं है, खुलकर दिल की बात करनी है ना? है नहीं, बिल्कुल आप बात नहीं करना चाहते मेरी बात सुनिए नेताजी। हटिए पीछे, हट
सर आप गुस्साइए नहीं, नाराज मत होइए। केली बंगले के बाहर पहुंचे हैं तभी बात करने की कोशिश हो रही है, अदरवाइज हमारे सुप्रीम जी इसको चाहेंगे टिकट देंगे, हम लोग उसको जिता के भेजेंगे, हम भी हमारा भी उसमें उनसे मांग है। बहुत अच्छी बात। किस विधानसभा से? उजियारपुर से। फिर से एक बार। उजियारपुर। आप बताइए। तो आपने देखा कि आखिर कैमरे के सामने नेता बात करने से परहेज क्यों करते हैं, जबकि उनका प्रयास हमेशा केली बंगले के बाहर लालू प्रसाद जी से मिलने को लेकर जारी रहता है। बावजूद इसके कैमरा सामने आते ही नेताजी खामोश हो जाते हैं या फिर मुंह फेर लेते हैं। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। कोरोना काल में दुर्गा पूजा को लेकर आज सरकार फैसला ले सकती है। मिली जानकारी के अनुसार अनलॉक 5 में सुरक्षित दुर्गा पूजा को लेकर सभी जिलों के डीसी ने पूजा समितियों के साथ बैठक कर फीडबैक सरकार को भेज दिया है, जिस पर आज शाम तक सरकार नए निर्देश जारी कर सकती है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता उपेंद्र कुमार। 17 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। शारदीय नवरात्र में कैसे पूजा हो, अनलॉक 5 चल रहा है कोरोना काल का, और ऐसे में दुर्गा पूजा कैसे मनाया जाए, इसको लेकर हेमंत सोरेन सरकार आज गाइडलाइन जारी कर सकती है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राज्य के सभी जिले के डीसी अलग अलग पूजा समितियों के साथ बैठक किए हैं और उनका जो फीडबैक है वो सरकार के पास पहुंच चुका है कि किस तरह से जो कोरोना काल है उसमें सुरक्षित दुर्गा पूजा मनाया जाए। इसको लेकर संभव है कि आज शाम तक राज्य की सरकार एक गाइडलाइन जारी करे। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए धनबाद की बंगाली समाज अगले महीने होने वाली दुर्गा पूजा को लेकर चिंता में है। शहर में आधा दर्जन से अधिक जगहों पर सामूहिक दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन होता है। वहीं दुर्गा प्रतिमा का भी करोड़ों का कारोबार होता है। मूर्तिकार अभी दुर्गा पूजा पर सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में छोटी दुर्गा प्रतिमा बनाने के निर्देश और उसके बाजार के भी घटने से वे निराश भी दिख रहे हैं। बहुत ही खराब है। अभी तक गाइडलाइन हम लोग को आया नहीं है। हम लोग 4 से 5 फुट का अंदर में मूर्ति बना रहे हैं। 4 मूर्ति बना रहे हैं, उतना मूर्ति बनेगा नहीं जितना बनता है मेरे पास, उसका आधा बन रहा है। कोरोना का चलते ये हो गया। अब सरकारी गाइडलाइन को तो मान के चलना पड़ेगा, इसी को मानते हुए हम लोग चल रहे हैं। बढ़ते आगे बात करेंगे दुमका की, जहां दुमका को उपराजधानी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आज तक यहां कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई। शुरू से ही बक्सीबांध रोड स्थित मैलगड़ा में शहर का कचरा फेंका जाता है। हाल ये है कि अब यहां कचरे का पहाड़ दिखता है। यहां फेंके जाने वाले कचरे का लोग जब विरोध करते हैं तो उन्हें प्रशासन समस्या के जल्द समाधान का भरोसा देकर शांत कर देती है। फिलहाल नए डंपिंग स्थल के लिए जमीन अधिग्रहण का काम फंसा हुआ है। बक्सीबांध रोड का जायजा लिया संवाददाता पंचम झा ने। दुमका को उपराजधानी का दर्जा है, लेकिन उपराजधानी में कचरा प्रबंधन की क्या व्यवस्था है, आज हम आपको उसका नज़ारा दिखाना चाहेंगे। हम आपको भी जो हम खड़े हैं यह बक्सीबांध इलाका कहलाता है और शुरुआती दौर से ही शहर का कचरा यहाँ फेंका जाता है। आज इस कचरा को देखकर एक नज़र में ऐसा ही लगता है जो कि कोई पहाड़ हो, लेकिन यह पहाड़ प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि मानव निर्मित पहाड़ है। जब भी चुनाव आता है, चाहे नगर निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इस डंपिंग यार्ड को दूसरे जगह शिफ्ट करने का चुनावी मुद्दा तो बनता है। चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि या प्रत्याशी कहें जनता को भरोसा दिलाते हैं, लेकिन जीतने के बाद आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अभी भी भूमि अधिग्रहण का मामला अधर में लटका हुआ है। पता नहीं कब उपराजधानी वासियों को इस शहर के बीच कचरे के पहाड़ से मुक्ति मिल सके। पंचम कुमार झा, न्यूज 18 दुमका। देवघर में परिवहन विभाग ने रोड टैक्स के बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। जिले में अब तक 27,000 से अधिक वाहन मालिकों के पास विभाग का 31 करोड़ से अधिक का बकाया हो गया है। इसमें सिर्फ ईसीएल की चित्रा कोलियरी पर 4 करोड़ 80 लाख का बकाया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि इसके लिए विभाग द्वारा अभियान चलाकर बकाया राशि का वसूली का निर्णय लिया गया। ज्यादातर कॉमर्शियल वाहन इसके डिफ़ॉल्टर हैं, और दूसरा है कि जहाँ जिन जिलों में माइंस है, जैसे हमारे यहाँ पर चित्रा में ईसीएल माइंस है, तो उन लोगों के द्वारा भी मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते हैं और ओवरलोडिंग करते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर भी 4 करोड़ 80 लाख
का बकाया है। पाकुड़ में 1 अक्टूबर से हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने इस पर रोक लगा रखी है। इससे पाकुड़ के लोगों में निराशा दिख रही है। पाकुड़ से 34 जोड़ी ट्रेनें चलती थी, लेकिन एक भी ट्रेन नहीं चलने से पाकुड़ और आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह पाकुड़ रेलवे स्टेशन का नज़ारा है और यहाँ पर सुपर एक्सप्रेस यानी हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस चलने की बात हो रही थी, लेकिन इसको होल्ड कर दिया गया है और होल्ड करने के बाद यहाँ पर काफ़ी परेशानी बढ़ गई है। हमारे साथ यहाँ पर इजरापा संगठन के सचिव राणा शुक्ला है और ये हमेशा से जुड़े रहते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेन चलने की बात थी और नहीं चलने के बाद क्या परेशानी हो रही है। देखिए, यहाँ से अभी रिसेंटली चलने की जो बात थी वो है जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस, जिसको सुपर हम लोग कहते हैं, और दूसरा सरायघाट एक्सप्रेस। तो सरायघाट एक्सप्रेस का तो पाकुड़ में ठहराव है नहीं, तो जमालपुर एक्सप्रेस 1 तारीख से ही चलने की बात थी। उसको बंगाल सरकार से परमिशन नहीं मिलने के कारण उसको होल्ड पे रखा गया है। जैसा कि सुनने पे आ रहा है कि वो 5 तारीख से चालू होगा। देखिए, हम लोगों का सारा बिजनेस, ट्रीटमेंट, सारा कुछ कलकत्ता से है और कलकत्ता का गाड़ी चल भी रही है। पदाधिक एक्सप्रेस तो उसका भी ठहराव पाकुड़ में अभी पेंडेमिक में टेम्पोररी ठहराव देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया गया। मैं अभी एक स्टेटमेंट देख रहा था, मैसेज ग्रुप में आया हुआ था कि एमपी साहब को के यहाँ से कि 3 गाड़ी चलेगी। तो मैं एमपी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो सरायघाट एक्सप्रेस है, जिसका पाकुड़ में ठहराव नहीं है, उसको स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है, उसका ठहराव पाकुड़ में सुनिश्चित किया जाए। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो जिस ट्रेन का ठहराव नहीं है, जो यहाँ से चल रही है, उसकी ठहराव की डिमांड यहाँ के लोग कर रहे हैं और जो हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस सहित हावड़ा गया और कई ऐसी एक्सप्रेस ट्रेनें जो चलती थी, यानी पाकुड़ स्टेशन से टोटल 34 जोड़ी स्टेशन ट्रेन चलती थी, उसको चलाने की फिर से मांग उठ रही है और अगर यह जल्द से जल्द मांग पूरा नहीं होता है तो पाकुड़ के लोगों को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। कुंदन कुमार।